वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अंग्रेजों का भारत में आगमन। इस टॉपिक से रिलेटेड टॉपिक नंबर ये थर्ड है। इसके पहले 2 वीडियोज बनाए जा चुके हैं और उन वीडियोज में हम लोगों ने पुर्तगालियों और डचों के बारे में डिस्कशन कर लिया था। तो आज की वीडियो में अंग्रेजों के बारे में पूरा टॉपिक रहेगा। पूरा वीडियो आप कंप्लीटली ध्यान से देखिए जिससे कि आपके सभी क्वेश्चंस सही हो सकें और सभी क्वेश्चंस को आप समझ सकें। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार विशेषाधिकार अनिश्चित काल के लिए कब बढ़ा दिया गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें अक्सर कंफ्यूजन रहती है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, सन 1609 में। अब यहाँ पर देखिए कंफ्यूजन क्या क्रिएट होती है कि सन 1600 में, ठीक है, सन 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वहाँ की जो महारानी थी, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक चार्टर जारी करके 15 वर्षों के लिए व्यापार करने का आदेश दिया था। कितने वर्षों के लिए? 15 वर्षों के लिए। कब आदेश जारी किया था? सन 1600 में। लेकिन इसको अनिश्चित काल के लिए, यहाँ पर एक टर्म ध्यान रखेंगे, कब अनिश्चित काल के लिए कब बढ़ा दिया गया, तो वो होगा वर्ष 1609, राइट। तो 9 वर्ष बाद ही इसको अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया, क्योंकि इससे पहले केवल 15 वर्षों तक की अनुमति व्यापार करने की दी गई थी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे। सन 1600 और सन 1609 में दोनों में कंफ्यूजन को आप क्रिएट मत कीजिएगा। अगर अनिश्चित काल के लिए बढ़ाने की बात की जाएगी तो सन 1609 राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर शुरुआत की बात की जाएगी कि कंपनी को व्यापार की शुरुआत के जो अधिकार दिए गए थे महारानी एलिजाबेथ द्वारा, तो वो कब दिए गए थे, तो इसका आंसर सन 1600 होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सन 1608 और सन 1609 के बीच में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में कौन सूरत में कारखाने की अनुमति के लिए गया था। तो वर्ष को आप ध्यान रखेंगे। सन 1608 और 9 के बीच जो मुगल बादशाह थे जहांगीर, उनके दरबार में कौन गए थे, तो ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में आते रहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विलियम हॉकिंस, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। विलियम हॉकिंस वहाँ पर दरबार में सूरत के जो कारखाने हैं उनको अनुमति लेने के लिए गए थे, लेकिन हालांकि वहाँ पर वो सफल नहीं हो पाए। वहाँ पर कोई भी उनको अनुमति नहीं मिल सकी कि वहाँ पर कोई भी फैक्ट्री अंग्रेज स्थापित कर सकें, ठीक है। इसके बाद अन्य यात्रियों ने वहाँ पर प्रयास किए, अन्य कैप्टन ने प्रयास किए, तो वो अगले क्वेश्चंस में देखेंगे। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, स्वाली के युद्ध में अंग्रेजों ने किन्हें पराजित किया था, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वाली के युद्ध के बारे में यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्वाली का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था। सबसे पहले तो आपको इसी बात को समझना होगा, ठीक है, क्योंकि स्वाली का जो युद्ध है वो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता है। तो इसका वर्ष होगा वर्ष 1611, ठीक है। वर्ष 1611 में कैप्टन मिडेनलेटन, वहाँ पर कैप्टन कौन थे? कैप्टन मिडेनलेटन, और एक अधिकारी थे थॉमस बेस्ट, ठीक है, थॉमस बेस्ट। तो इन अधिकारियों की मदद से अंग्रेजों ने किन्हें पराजित किया? पुर्तगालियों को, ठीक है, पुर्तगालियों को पराजित किया। और इसके साथ ही पुर्तगाली का जो जहाजी बेड़ा था उसको परास्त करने के बाद जो मुगल सम्राट था जहांगीर, उनको प्रभावित किया कि अब वहाँ पर पुर्तगाली आधिपत्य में नहीं है, बल्कि पुर्तगालियों की जगह पर जो अंग्रेज लोग हैं वो आधिपत्य में हैं। तो इससे जहांगीर काफ़ी प्रभावित हुआ और इसके बाद उसने कई ऐसे कदम उठाए जो कि अंग्रेजों के लिए लाभप्रद हुए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में प्रथम स्थायी कारखाना यानी कि फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था। तो सबसे पहले आप एक पॉइंट को समझिए कि कारखाना या फैक्ट्री या किला जो स्थापित किए गए थे वो क्या थे। देखिए शाब्दिक रूप से आपको लगता होगा कि यहाँ पर कारखाना या फैक्ट्री का मतलब ये है कि अंग्रेजों ने वहाँ पर किसी रियल में जो कारखाने होते हैं जहाँ पर औद्योगिक वस्तुओं का उत्पादन होता है, ऐसे कारखाने स्थापित किए था। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कारखाने या फैक्ट्री का मतलब ये होता है एक व्यापारिक केंद्र बनता था, ठीक है, और उस व्यापारिक केंद्र में जो अंग्रेज होते थे या फिर जो भी यूरोपीय शक्ति थी जिन्होंने भी अपनी अपनी कोठियाँ या कारखाने बनाए थे, वहाँ पर व्यापार की हुई वस्तुओं को संग्रह करते थे, इकट्ठा करते थे। जैसे कि भारत में अगर मसाले, काली मिर्च या फिर कपड़ों का जो भी व्यापार से संबंधित वस्तुएं, तो उनको इन कारखानों में, इन कोठियों में या फिर इन फैक्ट्रियों में एकत्रित करते थे
और फिर इन्हीं कोठियों के द्वारा जो भी एकत्रित सामान था उसको फिर वो इंग्लैंड में ले जाते थे और वहाँ पर व्यापार करते थे। तो इन व्यापारिक कोठियों या फैक्ट्रियों को आप केवल एक वस्तुओं के संग्रह के केंद्र के रूप में समझ सकते हैं। हालांकि उन्होंने इसकी एक फेंसिंग किलेबंदी भी की थी। किलेबंदी क्यों की थी? वो इसलिए की थी ताकि वहाँ पर उनके जो व्यापारिक केंद्र है उनको सुरक्षा मिल सके। तो आप ध्यान रखिए, कारखाना और फैक्ट्री का मतलब है वस्तुओं का संग्रह केंद्र। अब यहाँ पर क्वेश्चन पर आते हैं, अंग्रेजों ने भारत में प्रथम स्थायी कारखाना, शब्दों पर आप ध्यान रखिएगा, स्थायी कारखाना कहां पर स्थापित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सूरत। ऑप्शन यहां पर बी सही होगा। ठीक है, सूरत में पहली बार स्थायी कारखाने की स्थापना की गई थी। अब यहां पर कंफ्यूजन क्या होता है, एग्जाम्स में आता है कि पहला कारखाना कहां खोला गया, तो इसका आंसर मसूलीपट्टनम में है। लेकिन इसमें कंफ्यूजन यहां पर आप दूर कर सकते हैं कि सबसे पहले मसूलीपट्टनम में, ठीक है, सबसे पहले मसूलीपट्टनम में कारखाना अंग्रेजों ने खोला था, लेकिन वो एक अस्थायी कारखाना था। राइट, ये सब पॉइंट्स ध्यान रखेंगे। मसूलीपट्टनम में सन 1611 में कारखाना खोला गया था, जबकि सूरत में वर्ष 1613 में कारखाना खोला गया था। तो सूरत में कब खोला गया? सन 1613 में। लेकिन ये कैसा था? ये आपका स्थायी था। लेकिन इससे पहले भी अंग्रेजों ने कारखाना भारत में खोला था सन 1611 में, लेकिन वो अस्थायी था। वो कहाँ पर स्थापित किया गया था? मसूलीपट्टनम में। तो आप क्वेश्चन की प्रकृति को समझ लीजिएगा कि स्थायी पूछा गया है तो सूरत आंसर हो जाएगा, अस्थायी पूछा गया है तो मसूलीपट्टनम आंसर हो जाएगा। मसूलीपट्टनम में 1611 में और सूरत में 1613 में स्थापित किया गया था। चलिए इसको मैप में देख सकते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित हुई? सूरत में। ठीक है, ये आपका सूरत है। यहाँ पर अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री स्थापित की। ठीक है, पहली फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ पर मैं आपको याद दिला दूं, ये क्या है? ये सूरत है। और कब स्थापित हुई? 1613 में। लेकिन अगर आपसे इस अस्थायी की बात की जाएगी, अस्थायी फैक्ट्री की, तो वो आपकी कहाँ पर? मसूलीपट्टनम में। ठीक है, यहाँ पर मसूलीपट्टनम में स्थापित की गई थी, जो कि अस्थायी थी, और ये सन 1611 में ही स्थापित कर ली गई थी। तो आई होप आपको मैप के थ्रू ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 5। अंग्रेजों ने मद्रास के स्थानीय राजा से मद्रास को लीज पर कब लिया था? लीज पर लेने का मतलब आप समझ सकते हैं कि मद्रास के राजा को धन देकर एक तरह से मद्रास को किराए पर यूज करने के लिए लिया गया था। तो मद्रास को लीज पर अंग्रेजों ने कब लिया, ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा सन 1639, 1639 में अंग्रेजों ने मद्रास को लीज पर लिया था। ठीक है, क्योंकि मद्रास एक बंदरगाह था और अंग्रेजों ने राजा को आधा सीमा शुल्क देने का भी वादा किया था। इसके बदले उन्होंने मद्रास की पूरी किलेबंदी कर ली, वहां पर अपना सिक्का जारी करने का भी अधिकार प्राप्त कर लिया था। हालांकि अगले वर्ष यानी कि सन 1640 में, ठीक है, सन 1640 में अंग्रेजों ने विजयनगर के जो शासक थे वहां के प्रतिनिधि राजाओं से उन्होंने मद्रास के पूरे अधिकार छीन लिए और वहां पर सेंट जॉर्ज किले का भी निर्माण कराया था। तो आप ध्यान रखिएगा, 1639 में केवल लीज पर लिया था मद्रास, लेकिन 1640 में उसको पूर्णतः अपने कब्जे में ले लिया था। मद्रास पर अधिकार किया था। मैप में आप मद्रास को यहाँ पर देखिए, तो देखिए ये आपका है मद्रास। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि सूरत में उन्होंने पहले कारखाना बना ही लिया था। इस सूरत में कब बनाया था? सन 1613 में बनाया था। इसके बाद सन 1639 या 40, क्योंकि 40 में पूर्ण अधिकार हो गया था मद्रास पर भी। तो इन दो जगहों पर अंग्रेजों ने पूर्णतः अधिकार कर लिया था, कोठियां बना ली थी। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर बंबई कब मिला? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन को हम मैप से बताने की कोशिश करते हैं, जहां पर भी मैप की आवश्यकता होती है, साथ ही साथ एक्स्ट्रा यहाँ पर इंफॉर्मेशन में भी आपको बताता हूं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, यहाँ पर कंफ्यूजन होती है कि यहाँ पर 1661 ऑप्शन है आंसर या फिर 1668, तो इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1668, सन 1668 में किराए पर मिला था। इसकी कहानी क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए पहले क्या हुआ था कि सन 1661 में, इस वर्ष में, ठीक है, सन 1661 में पुर्तगाल की एक राजकुमारी थी। ठीक है, उनका नाम क्या था? कैथरीन। ठीक है, कैथरीन। वे कहाँ की थी? पुर्तगाल की।
तो पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन का विवाह होता है ब्रिटिश सम्राट से। ठीक है, ब्रिटिश सम्राट से जब चार्ल्स द्वितीय, उनका क्या नाम था, चार्ल्स द्वितीय, और ये कौन थे, ब्रिटिश। ठीक है, इनसे होती है शादी। तो पुर्तगालियों ने क्या किया, बंबई शहर को, ठीक है, बंबई को ब्रिटिश सम्राट को किस में दे दिया, दहेज में। ठीक है, दहेज में दे दिया। कब दिया, सन 1661 में। तो इस वर्ष को ध्यान रखेंगे कि सन 1661 में शादी होती है, दहेज में बंबई मिलता है, लेकिन बंबई के लेकिन जो अंग्रेज के सम्राट थे, अंग्रेजों के जो सम्राट थे चार्ल्स द्वितीय, उन्होंने बंबई शहर को सन 1668 में लीज किराए पर दिया। ठीक है, 10 पाउंड वार्षिक किराए पर दिया। ठीक है, तो 1661 और सन 1668, इन दोनों के बीच कंफ्यूजन आपके बीच नहीं रहना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर बंबई को अगर आप मैप में देखना चाहें तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, ये है बॉम्बे। ठीक है, ये 1668 में अंग्रेजियों को मिल गया था। ठीक है, और यहाँ पर मद्रास मैंने आपको बता दिया कब मिल गया था, 1639 to 40 में मिल गया था। सूरत कब मिला था, तो सूरत मैंने आपको बताया 1613 में मिल गया था। तो यहाँ पर 1668 तक यहाँ इन 3 क्षेत्रों पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। चलिए यहाँ पर देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग्रेज गवर्नर ने सन 1688 में हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने आता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा जॉन चाइल्ड। ऑप्शन यहाँ पर आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जॉन चाइल्ड ने एक वहाँ पर गलती की थी। गलती क्या थी कि जॉन चाइल्ड ने सन 1688 में बम्बई और उसके जो पश्चिमी समुद्री तट था वहाँ पर मुगल बंदरगाहों को घेरा डालने का प्रयास किया, और मक्का जाने वाले जो हज के यात्री हुआ करते थे उनको बंदी बनाने का प्रयास किया। तो इससे जो मुगल बादशाह औरंगज़ेब था वो नाराज़ हो गया था, और उसने जॉन चाइल्ड को अंग्रेज़ों से कहा था कि उसको वहाँ से निकाला जाए, निष्कासित किया जाए। हालांकि बाद में फिर जॉन चाइल्ड ने औरंगज़ेब से माफ़ी मांगी थी। तो आप ध्यान रखिएगा, सन 1688 में ये घटना हुई थी, हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया गया था, जॉन चाइल्ड ने बंदी बनाने का प्रयास किया था, साथ ही साथ इसके बाद उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक कलकत्ता की स्थापना में किन बस्तियों का योगदान रहा है। तो आंसर हो जाएगा सूतानाती, गोविंदपुर, कालिकाता। इन तीनों बस्तियों का एक योगदान रहा है आधुनिक कलकत्ता के निर्माण में। ठीक है, क्योंकि एक बंगाल के नवाब थे इब्राहिम खां, कब थे, सन 1690 में। तो इस वर्ष इब्राहिम खान ने ईस्ट इंडिया कंपनी को निमंत्रित किया था। ठीक है, और एक फरमान जारी करके इन तीनों बस्तियों की एक जागीरदार के रूप में राजस्व वसूली का अधिकार कंपनी को दिया था। तो इस वर्ष के दौरान, इससे लेकर सन 1698 यानी 8 वर्षों के दौरान अंग्रेजों ने तीनों बस्तियों को एकत्रित करके आधुनिक कलकत्ता की स्थापना की, जिसमें कि जाब चारनाग, ठीक है, चारनाग, इस अंग्रेज का एक महत्वपूर्ण योगदान था आधुनिक कलकत्ता शहर को बसाने में। तो इस तरह से ऑप्शन आपका डी सही होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगर हम कलकत्ता की बात करें तो यहाँ पर आप मैप यहाँ दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर कलकत्ता में। ठीक है, तो 1690 से सन 1698 तक कलकत्ता पर भी अधिकार कर लिया था। सूरत पर मैंने आपको बता दिया 1613, इसके बाद मुंबई में 1668, इसके बाद जो मद्रास था ये आपका 1639 to 40। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 2 3 4, तो भारत के प्रमुख जो तटीय बंदरगाह थे वहाँ पर अंग्रेजों का नियंत्रण कब तक स्थापित हो गया था, 1698 तक। ठीक है, तो इस तरह से देखते हैं कि अंग्रेजों ने लगभग 90 वर्षों के दौरान, ठीक है, यानी 1613 से लेकर 98 तक लगभग 90 वर्ष का समय होता है। तो इस दौरान अंग्रेजों ने पूरा तटीय क्षेत्र भारत का अपने कब्जे में कर लिया था, कोठियों की स्थापना कर ली थी। ठीक है, तो इन सब घटनाक्रम को आप समझते चलिए कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया। 9वां प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, मुगल सम्राट फर्रुख सियर ने अंग्रेजों को कौन सा विशेषाधिकार दिया था। तो देखिए, कलकत्ता के आसपास राजस्व वसूली का भी अधिकार दिया था, बंगाल में करमुक्त व्यापार का भी अधिकार दिया था। राइट, तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे कि बंगाल में करमुक्त व्यापार का अधिकार दिया था, और इसमें क्या कहा गया था कि 10,000 रुपये सालाना राशि के एवज में सूरत में भी सभी करों से मुक्ति मिली थी, और 30,000 रुपये की एक वार्षिक रकम के बदले
बंगाल में कर मुक्त व्यापार भी मिला था, और कंपनी के द्वारा ढाले गए सिक्कों को भी उसने मान्यता दी थी। कुल तीनों शर्तें मानी गई थी, तो इस तरह से ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। ठीक है, इसे कंपनी के अधिकारों का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसके द्वारा एक तरह से बहुत बड़ा कंपनी के हित में काम किया था। और ये जो फर्रुखसियर ने जो फरमान जारी किया था, वो कब जारी किया था? वर्ष 1717 में। ठीक है, और अंग्रेजों का जो दल था वो जॉन सुमरन के नेतृत्व में गया था। ठीक है, जॉन सुमरन के नेतृत्व में, क्योंकि फर्रुखसियर को एक समस्या थी, एक रोग था, उसको ठीक कर दिया गया था अंग्रेजों ने, तो इसकी वजह से अंग्रेज खुश हुए और उन्होंने ये फरमान जारी कर दिया। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों की सफलता के क्या कारण थे? ये आपको बताना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। हालांकि ये मेंस के पर्सपेक्टिव व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, निजी कंपनी होना एक बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि अन्य कंपनियों में फ्रांसीसी कंपनी या फिर डच कंपनी, ये जो कंपनियां थी सरकारी कंपनी थी, जिसमें कि भ्रष्टाचार या फिर निर्णय लेने में देरी होती थी। लेकिन निजी कंपनी होने की वजह से अंग्रेजों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको काफ़ी लाभ मिला, सफलता का एक कारण रहा। नौसैनिक सर्वोच्चता भी कारण रही, अंग्रेजों की जो नौसेना थी वो बहुत ही सुदृढ़ थी, इसकी वजह से वो सफल रहे। इंग्लैंड में स्थायी सरकार भी रही, यानी कि आपको पता होगा सन 1688 में इंग्लैंड में एक रक्तहीन या गौरवमयी क्रांति हुई थी। उसके बाद इंग्लैंड में लगातार जो शासन था स्थायी रहा, जबकि उसकी तुलना में अन्य जो देश थे, फ्रांस थे, स्पेन थे, ये सब युद्धों में और राजनीतिक रूप से वहाँ पर अस्थिरता रही, सरकार स्थायी नहीं रही, तो वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है उनकी रणनीतियों में। तो ये भी एक कारण रहा है। औद्योगिक क्रांति भी अंग्रेजों की सफलता का कारण रही है, क्योंकि सबसे पहले इंग्लैंड में ही सूत कताई, भाप इंजन और मशीनीकरण हुआ था, जिसकी वजह से वहाँ पर कच्चे माल की मांग बढ़ी, वहाँ पर औद्योगिकरण बढ़ा, तो इसकी वजह से वो धनी हुए और उनमें पूंजी का प्रवाह हुआ। तो इसकी वजह से ये सभी कारण रहे हैं अंग्रेजों की सफलता के। तो ऑप्शन यहाँ पर ई सही हुआ। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके लिए इसी तरह से वीडियोस बनाते रहेंगे। अगर आप वीडियो को लाइक शेयर करते रहेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलता रहता। और आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।